हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा है। इसमें आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी का 29वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम लोग 28 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न है ये एक गद्यांश पर आधारित है। आपको इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम जो है इसके प्रश्नों को करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग गद्यांश को पढ़ लिए होंगे। अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो वीडियो को पास करके पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? तो ये एक जनरल फैक्ट है, आप लोग जानते होंगे कि भारत का स्थान जो है 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन कौन से देश हैं? तो रुक, चीन, अब आ भारत। तो यानी रूस, कनाडा, चीन, उसके बाद हो जाता है अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो अगला प्रश्न है, भारत की कितनी जनसंख्या गाँव में रहती है? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो ये हो जाता है 3/4, यानी लगभग 75% जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो गद्यांश के अनुसार चीन है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार अब भारत जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। ये करंट का टॉपिक है, करंट में ये पूछ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, खेती करने वालों को क्या कहते हैं? तो गद्यांश के अनुसार वो किसान होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिखते हैं? डियर फ्रेंड, यानी प्रिय मित्र। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम फटाफट आपको प्रश्नों को करवा रहे हैं। आप लोग प्रश्न उत्तर देखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। अधिक से अधिक प्रश्नों को देखे रहेंगे तो हो सकता है सेम टू सेम प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिले। तो आपका समय बचेगा, आपको नंबर मिलेंगे, यानी आप कॉन्फिडेंस में आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में वर्तनी सही है? तो जो सन्निधि शब्द होता है इसमें 2 न होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और न पर छोटी की मात्रा होती है। तो ये हो जाता है सन्निधि, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर होते हैं। देखिए, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। यानी जो जिह्वा होती है, जो इसके आगे से उच्चारण होता है इसे अग्र स्वर कहते हैं, बीच से उच्चारण होता है मध्य स्वर, पीछे से उच्चारण होता है तो पश्च स्वर। अगर यहाँ पर बात करें मध्य स्वर कौन सा होता है, तो एकमात्र होता है अ, यानी जो अ होता है यह मध्य स्वर होता है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान आपको देखना है। अगर बात करें स की, क्या स का उच्चारण दंत से होता है? इसका उच्चारण स्थान बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बात करें दंत से तो त वर्ग के साथ साथ जो छोटा सा होता है इसका उच्चारण जो है दंत से होता है। तो विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें मूर्धन्य से ट वर्ग का उच्चारण होता है, ट वर्ग के साथ उ का भी उच्चारण मूर्धन्य से होता है। कंठ से बात करें तो अ और आ के साथ साथ क वर्ग का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। तालब से बात करें तो छोटी ई और बड़ी ई के साथ साथ जो च वर्ग होता है इसका उच्चारण तालब से होता है, यानी विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? रामचरितमानस ये भक्ति काल की है, सही बात है। कि सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, या फिर कोई त्रुटि नहीं है? देखिए, श्रेष्ठतम जो होता है ये सभी में श्रेष्ठ बता देता है, इसमें सबसे शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर सबसे का मतलब हो जाता है, यहाँ गलत हो जाता है। तो विकल्प बी में त्रुटि है। रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना है, ऐसा होना चाहिए, न कि सबसे श्रेष्ठतम रचना है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, संग्रहालय शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हैं ये 3 शब्दों से मिलकर बनता है। पहले सम उपसर्ग होता है, इसके बाद ग्रह होता है और आलय से मिलकर बनता है। तो सम प्लस ग्रह प्लस आलय से मिलकर बन जाता है संग्रहालय। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपको बताएंगे। देखिए, जब कभी भी आपको शब्द के ऊपर एक मात्रा दिखाई दे, चाहे वह मात्रा ए की हो चाहे वह मात्रा ओ की हो, जहाँ कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे वहाँ पर आप 100% मान लीजिएगा गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब कभी भी आपको ऊपर 2 मात्रा दिखाई दे, यानी चाहे वो मात्रा ए की हो
चाहे वह मात्रा अ की हो, तो वहाँ पर हो जाएगा आपकी दीर्घ संधि। तो यानी यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये हो जाएगा गुण संधि। मृगेंद्र में गुण संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? देखिए थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको घुमाकर यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। अगर आप बात करें राजकुमार की, तो राजा का है जो कुमार, राजा का जो कुमार होता है उसे कहते हैं राजकुमार। यहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाता है। कला में जो श्रेष्ठ होता है उसे कला श्रेष्ठ कहते हैं, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, यहाँ पे भी तत्पुरुष है। पीताम्बर शब्द है, इसमें दो समास हैं। एक है कर्मधारय समास, यानी पीला है जो अंबर, अगर बात करें तो एक हो गया। दूसरा हो जाता है पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण या फिर विष्णु। तो यहाँ पे कर्मधारय और बहुब्री दोनों समास होते हैं पीताम्बर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो आप लोग एक बार इसका उत्तर बताइए कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, कमल नयन में बहुब्री समास है। कैसे? भगवान श्री राम को कमल नयन भी कहा जाता है। उनके कहा जाता था कि उनके जो नयन थे वो कमल के समान थे, इसलिए उन्हें कमल नयन कहा जाता था। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसे कहते हैं दुर प्लस आत्मा, तो मिलकर बन जाता है दुरात्मा। इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाता है दुर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, र के ऊपर हलंत जरूर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन, मतलब जो पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगने से बना है? तो कौन सा शब्द है जिसमें वैया प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे, आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाता है खवैया, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल फटाफट प्रश्नों को करा रहे हैं, आप लोग प्रश्न करिए, इसके उत्तर देखिए, एक बार सोच लीजिए अपने मन में उत्तर कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। उसी हिसाब से आप फटाफट जो है रिवीजन करते चलिए। अचरज का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है? तो देखिए, हम कहते हैं कि आश्चर्य, तो जैसे गांव में जो तद्भव का उपयोग किया जाता है, सरलतम रूप उपयोग किया जाता है किसी शब्द का, वो तद्भव होता है, तो उसे अचरज कहते हैं। हम जैसे आश्चर्य कहेंगे तो बाकी लोग उसे अचरज कहते हैं, बड़े अचरज की बात है, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंधा का तत्सम है? कंधा यानी जिसे स्कंध कहते हैं, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में देशज शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज वे शब्द होते हैं जो भारतीय भाषाओं के किसी भी भाषा से उत्पन्न होते हैं, उन्हें देशज कहा जाता है। यहाँ पर जो ठर्रा शब्द है ये देशज है। ठर्रा के अलावा लोटा शब्द भी देशज है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दोनों के अपने अपने अर्थ आकर तीसरे शब्द में मिल जाते हैं और उनके अर्थ बने रहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सा शब्द जो है यौगिक है, आप लोग एक बार इसका कमेंट करके उत्तर बताइए। आप लोग को कई बार जो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द बताया गया है। तो यौगिक इनमें से भार्गव। अगर बात करें रोटी, आप और डोर, ये तीनों जो हैं ये रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्दों का आप विच्छेद कर देंगे, दो भागों में बांट देंगे, तो उसका कोई अर्थ जो होता है नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो समूचे किसी भी एक क्षेत्र के या फिर किसी एक विभाग के समूचे लोगों को या फिर समूची चीज़ का नेतृत्व करती है। जैसे यहाँ पर देखें मजदूर, मजदूर शब्द है जो समूचे मजदूर को नेतृत्व करता है। अगर आप मजदूर कह देते हैं तो सभी वर्ग के मजदूर उसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप बात करें शत्रुता की भावना होती है तो भाववाचक हो जाता है। सेना जो होता है ये समूहवाचक हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। जब कहीं भी खुद के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म का उत्पन्न होना या फिर कर्म का होना पाया जाता है वह सकर्मक होती है। जैसे लेटना, कोई व्यक्ति लेट गया, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। पिघलना भी, इसमें भी कोई कर्म नहीं है। अगर बात करें तड़पाना की, यानी जब आप किसी भी व्यक्ति को तड़पा रहे हैं वह कर्म के रूप में होता है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का जो निर्देश अशुद्ध है। आपको यहाँ पे बताना है कि किसमें जो विशेषण है वह अशुद्ध रूप से है। तो आज देखिए, जैसे पहला है दूसरा। दूसरा जो है ये क्रमवाचक विशेषण है, अगर बात करें तो ये शुद्ध है। ढाई का बात करें अगर ये अपूर्णांक बोधक है, यह भी सही है। 26 की बात करें, यह पूर्णांक बोधक है, यह भी सही है, संख्यावाची है। वह नौकर में कोई विशेषण नहीं है, यह गलत है। वह जो है यह विशेषण है, वह निश्चित मतलब ये निश्चयवाचक विशेषण है, किसी भी चीज़ को निश्चित कर रहा है कि वही पार्टिकुलर नौकर। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के कारक के विभक्तियों में सही कितने भेद माने जाते हैं। विभक्तियों सहित पूछा है तो ये कुल 8 प्रकार के हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगाव के संबंध में जो होता है अधिकरण और संबोधन, कुल 8 प्रकार के हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो यहाँ पर देखिए छाछ शब्द है। देखिए जो दूध होता है और जो दही होता है, ये दोनों जो है पुल्लिंग होता है, लेकिन जो छाछ होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ट्रिकी है। दूध दही तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उससे बनने वाला छाछ स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे लिंग बदलना है। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा कुतिया, यानी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाच्य, यहाँ पे आपको छांटना है कि कौन से वाक्य में भाववाच्य है या फिर कौन सा वाक्य भाववाच्य है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, यह भाववाच्य नहीं है, यह जो है कर्तवाच्य है। तोते से उड़ा नहीं गया, तो यही विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने बताया था, किसी से जब कोई भी कार्य का होना नहीं पाया जाता है, नहीं हो पाता है, वहाँ पे उसकी भावना होती है, भावना से जुड़ी हुई होती है। तो यहीं पे तोते से उड़ा नहीं गया, ये उसका भाव था, उसके अंदर भावना थी। तो विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छी छी में कौन सा अव्यय है। देखिए ये विस्मयादि बोधक है। पहली बात तो विस्मयादि बोधक जो होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। इसमें जो बात करें छी छी, जब कहीं भी घृणा की बात होती है, जैसे आप कहीं पे देख रहे हैं कि ऐसे कचरा पड़ा हुआ है, वहीं पे कुत्ते हैं इधर उधर कर रहे हैं, कहीं पे मांस कट रहा है, ये सब आपको देख में आपके अंदर जो घृणा की भावना आ जाती है, आप छी छी ऐसे कहते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है घृणा बोधक। अगला प्रश्न है, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। तो संस्था का बहुवचन हो जाता है संस्थाएं, विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। आपको बताना है वाक्य के काल, यह कौन सा काल है। देखिए जब कोई भी वाक्य होता है सामान्य तौर पे हमेशा होने वाला होता है और वर्तमान में भी हो रहा होता है, तो ऐसे वाक्य हो जाते हैं सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निपात जो पद होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं। तो निपात जो होते हैं वे एक अव्यय के प्रकार होते हैं, तो निपात जो होते हैं अव्यय होते हैं, तो विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली बिहार की नहीं है। भोजपुरी बिहार में बोली जाती है, यूपी में भी बोली जाती है, मगही भी बिहार में बोली जाती है, मिथिला वहाँ पे है, वहाँ की मैथिली भाषा है बोली है, वो भी बिहार की है। अगर बात करें जयपुर की, तो जयपुर राजस्थान में है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपभाषा के वर्ग के अंदर आती है। तो मेवात ये आपके राजस्थान में ही पड़ता है, राजस्थान का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो मेवात होता है, वो राजस्थानी की बात हो गई यहाँ पे, विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीज फायर, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन या फिर चाइना ने किया सीज फायर का उल्लंघन। सीज फायर का अर्थ होता है कि अस्त्र विराम, दो देशों के बीच सहमति होती है कि कोई भी देश जो है अस्त्र या फिर शस्त्र का उपयोग नहीं करता है। जब भी ये करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने सीज फायर किया, यानी अस्त्र विराम जो संधि थी उसका उल्लंघन किया। अगला प्रश्न है, परिपत्र का अंग्रेजी रूप क्या होता है। देखिए परिपत्र क्या होता है कि जब भी कोई भी सरकार कोई भी दिशा निर्देश जब जारी करती है तो उसे परिपत्र कहा जाता है, उसे सर्कुलर कहा जाता है, सर्कुलर। अगला प्रश्न है, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा क्या है। देखिए जो अपने वचन से फिर जाते हैं, कहते हैं ना कि थूक कर चाटना, तो थूक कर चाटना हो जाता है वचन से फिरना। चापलूसी करना यानी तलवे चाटना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं,
सिर फिर जाना, सिर फिर जाना का क्या अर्थ होता है? अहंकारी हो जाना। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए यमुनादास, यह एक लोकोक्ति का है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ऐसे लोग जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न है, अधुनातन का विलोम क्या हो जाता है? देखिए, अधुनातन का मतलब होता है कि जो आधुनिक हो, इसका विलोम हो जाता है पुरातन, यानी जो पुराना हो। अगला प्रश्न है, छली का विलोम क्या होता है? छली, तो छली का विलोम क्या होता है? आप लोग इसका उत्तर एक बार बताइएगा। तो ये हो जाता है निश्चल। एक होता है छल करने वाला है, जो कपट करने वाला होता है आपसे। एक होता है निश्चल व्यक्ति, जो हृदय से साफ होते हैं, निश्चल होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर तुम्हारा रिक्त स्थान करे। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ईश्वर तुम्हारा क्या करे? तो कल्याण करे। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अगला प्रश्न है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना कृति है? आप लोग इसका उत्तर बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो कश्मीर किसका अभिन्न अंग है? तो ये भारत का अभिन्न अंग है। तो कश्मीर भारतेंदु। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस विधा की रचना है? तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। कोणार्क जो है एक नाटक है। अगर बात करें ये किसका नाटक है, तो यह है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, माथुर साहब की ये रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। आपको कोई ऐसा मतलब वाक्य चुनना है जिसमें किसी भी चीज़ की मनाही हो रही हो, किसी भी चीज़ को रोका जा रहा हो, जिसे निषेध का, जैसे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पर आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, आपको यह काम नहीं करना होगा। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, वाक्य होते हैं, वो निषेधवाचक होते हैं। इसमें से किसी भी वाक्य में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख, आँख का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? आप लोग बताइएगा। देखिए, चंचला जो है यह विद्युत का पर्यायवाची होता है, विद्युत। अगर बात करें अच्छ की, तो यही जो है आँख का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा लोचन जो होता है, यह भी आँख का पर्यायवाची होता है, लोचन। अगला प्रश्न है, कलश पर्याय है। कलश जो है किसका पर्याय है? आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो कलश कहते हैं कुंभ को। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए, जब भी किसी कार्य को करने के लिए कोई हम प्रयोजन करते हैं, कहते हैं ना कि हम यह कार्य किस उद्देश्य से कर रहे हैं, हमारा इस कार्य के करने के पीछे का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, यानी किस हेतु से हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो कार्य करने का जो कारण होता है वही होता है प्रयोजन। तो यहाँ पे जो समानार्थी अगर पूछ ले होता, तो हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य, ये तीनों जो हैं प्रयोजन के समानार्थी होते हैं। अगर बात करें नियोजन की, तो कार्य करने का जो तरीका होता है कि हम किस ब्लूप्रिंट पर कार्य करेंगे, वह होता है हमारा नियोजन। यानी कार्य करने की जो योजना होती है उसे नियोजन कहते हैं। तो योजन का समानार्थी नियोजन नहीं होता है, बल्कि हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य इसके समानार्थी होते हैं। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो पतित, जैसे होता है ना कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसमें कहते हैं ना पतिता पतंती, तो यहाँ हो जाता है विकल्प ए। पतित का अर्थ होता है गिरना या फिर गिरा हुआ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है आपको तुल्यता बोधक चिन्ह कौन सा है। जब भी दो चीज़ों में तुलना की जाती है तो वहाँ पर बराबर का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप पूर्ण विराम देख रहे हैं, इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा है ये देख रहे हैं, और यहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, तरी और तरी का सही अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए तरी क्या होता है। जब कभी जैसे मकान बनवाया जाता है तो कहा जाता है कि मकान का तरी करते रहिए, यानी उसको गीला करते रहिए, उसमें पानी डालते रहिए। तो तरी का अर्थ हो जाता है कि गीलापन, और तरी का अर्थ होता है नाव या फिर नौका। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा 50 प्रश्नों का सीरीज या फिर 50 प्रश्नों का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है।
उम्मीद है आप लोग बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग बहुत तेज़ी से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि आपके पास वक्त बहुत कम है। केवल आप फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, तो जल्दी आप लोगों को मैराथन मिलेगा इस मतलब कि ज्ञान मुद्रा का। लगातार आप लोग प्रैक्टिस बनाए रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।